Hello everyone. Welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज जो शुरू करने जा रहे हैं वो है आपके क्लास 12th की NCERT का हिस्ट्री और हम कर रहे हैं इसका पार्ट 3. इसके पार्ट 2 और पार्ट 1 भी अवेलेबल है. ठीक है गाइस, तो आज हम जो पार्ट 3 में देखेंगे तो उसमें थीम्स करके चैप्टर है, रादर देन चैप्टर आपको थीम बताए गए हैं. तो थीम 10 है कोलोनिज्म एंड द कंट्री साइड, एक्सप्लोरिंग ऑफिशियल आर्काइव्स. तो स्टार्ट करते हैं, सीधा जंप करते हैं चैप्टर में. सो आप लोग जो भी इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए जब आपको हमारा कंटेंट वर्थ लगे कि ये चैनल सब्सक्रिप्शन के लायक है. तो ये आप जरूर फॉलो करोगे हमारी इंस्ट्रक्शन, तो हम लोग होप करते हैं कि आप हमें अपना सपोर्ट जरूर दिखाओगे. सो थीम 10 कॉलोनिज्म के बारे में पढ़ते हैं. इन दिस चैप्टर यू विल सी व्हाट कॉलोनियल रूल मेंट टू दोज हु लिव्ड इन द कंट्री साइड. कंट्री मतलब हमारे लोग, उन पे क्या इंपैक्ट हुआ था. यू विल मीट द जमींदार्स ऑफ बंगाल, ट्रैवल टू द राजमहल हिल्स वेयर द पहाड़ियाज एंड संथानल्स लिव्ड. राजमहल कहाँ है? आज के झारखंड में. You will look at the way the English East India Company established its Raj in countryside, implemented its revenue policy. Revenue policy मतलब क्या होते हैं? जो इनके पैसा कलेक्ट करने की पॉलिसी है, पैसे की पॉलिसी. ठीक है, मनी पॉलिसी. What these policies meant to different section of people and how they change everyday life. सो इसमें ये लेवल पे हम लोग इम्पैक्ट पढ़ेंगे. पहले किया कैसे, रेवेन्यू पॉलिसी में इम्पैक्ट क्या हुआ. अब ये क्यों हुए, जैसे कि आप लोग को सीधा 1 मार्कर का या सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं प्रीलिम्स के, कि जब ये सब हो रहा था, इनकी जब पॉलिसी, जो रेवेन्यू पॉलिसी वो लगने वाली थी, तो जमींदार ट्रैवल टू वे राजमहल, जो बंगाल के हमारे थे वो ट्रैवल के राजमहल. क्यों? नए न्यू रीजन्स की खोज में, जहां पे वहां पे वो जमींदारी प्रमोट कर सकते थे, क्योंकि वहां पे पहले ट्राइब्स थे. तो ट्राइब्स को आपको मालूम है कि ब्रिटिश पॉलिसी थी उनको कैसे भी सब्जुगेट करने की. तो वहां पे उनको रूल, उनकी लैंग्वेज समझना लोकल चाहिए था, तो वो जमींदार वहां इसलिए ट्रैवल कर गए ताकि वहां से भी कुछ ना कुछ इनकम निकालना शुरू करें. लॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट हैव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर पीपल. तो लॉज भी आए, उसका भी कुछ इफेक्ट था. दे डिटरमाइन टू एन एक्सटेंट हु ग्रोज रिचर एंड हु पुअरर. तो वो यहां तक डिसाइड कर पाता था लॉ कि कौन अमीर होगा और कौन गरीब. ये तक पॉलिसी या लॉ में एक्चुअली ऐसा उसका नेचर ही था. हु एक्वायर्स न्यू लैंड, हु लूजेस द लैंड दे हैव लिव्ड इन. तो कौन नया लैंड पाता था, कौन अपना लैंड खोता था. वह पेजेंट्स गो व्हेन दे नीड मनी. पीजेंट्स किसके पास जाएंगे? पीजेंट्स क्या होते हैं? खेत में काम करने वाले वर्कर्स. जो हमारा फार्म, अगर मैं खुद उसका ओनर हूं तो मैं फार्मर हूं और खेती करता हूं, लेकिन मैं अपने फार्म में किसी और को लगाऊं, दैट्स अ पीजेंट. तो वो उनको जब पैसे की जरूरत है, किसके पास जाते हैं? एज यू विल सी हाउ द पीपल वेर नॉट ओनली सब्जेक्ट टू द वर्किंग ऑफ लॉज, दे ऑल्सो रेजिस्टेड द लॉ बाय एक्टिंग अकॉर्डिंग टू दी वॉट दे बिलीव टू बी जस्ट. तो आप देखो कि ये लोग किसके लिए लॉ बनाते हैं, कि सब्जेक्ट है, मतलब कि ये लॉ किसके लिए बनाया जाता है? लोगों के लिए, पीपल के लिए बनाया. वो भी कौन से पीपल के लिए? पुअर पीपल के लिए बनाया जा रहा था. कैसे भी इन्हें हम लोग खत्म करें. तो ये लोग तो कई बार तो फंस जाते थे, लेकिन कई बार इसको रेजिस्ट भी करते थे लॉ को. ऐसा नहीं कि पूरा शांति शांति चलता था, पूरा एक्सप्लॉयटेशन होने के बाद ये लोग ने शुरू किया. नहीं, साथ में करते भी रहते थे. इन डूइंग सो पीपल डिफाइंड the way in which law operated, thereby modifying their consequences. तो ऐसा नहीं था कि एकदम हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, लेकिन चेंज करवाते थे, लेकिन वो फिर ऑपरेसिव ही रहता था, दबाता ही था. You will also come to know about the sources that tells us about these histories and the problems historians face in interpreting them. So बहुत सारे रिटन डॉक्यूमेंट, जैसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, तो कौन सा डॉक्यूमेंट कितने अनबायस नेचर से लिखा गया, कितना सही, कितना करेक्ट या कितना झूठ बोला गया, और इसमें अपना सेल्फ इंटरेस्ट ना हो लिखने में.
या न्यूज़पेपर हो गए, कितना इंडिपेंडेंट था कि वो सब चीज़ अच्छे से छाप रहा था कि नहीं, कितना न्यूज़ कवर कर रहा था कि एक जोन का था कि अलग जोन का था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों से हिस्ट्री लिखी जाती है। और भी सोर्सेज है जहाँ पे ओरल सोर्सेज हैं, ये रिटर्न सोर्सेज हो गए, तो जैसे बहुत सारे सोर्सेज हैं। रेडियो बाद में आया। यू विल रीड अबाउट रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, तो ये देखिए ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे जो है, एंड सर्वे, जो लोग सर्वे करते थे। सर्वे क्यों करते, पता चल जाए कितने लोग को हम लोग को सब्जुगेट करना है, कितने हम लोग उनको चूज सकते हैं, वो लोग पता चल जाए, उनकी प्रॉपर्टी पता जाए, इसलिए नहीं कि भला हो। जर्नल्स एंड अकाउंट्स लेफ्ट बाय सर्वेयर्स एंड ट्रैवलर्स एंड द रिपोर्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय इंक्वायरी कमीशन, ये सब के जो रिकॉर्ड हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हिस्ट्री को पूरे अच्छे से पढ़ने के लिए। बंगाल एंड जमींदार्स, as we know, colonial rule was first established in Bengal through Battle of Plassey. It is here that the earliest attempts were made to record rural society and establish a new regime of land rights and a new revenue system. तो पहले इन्हीं को बंदे मतलब अपने अंदर लेके आए थे, तो इन्हीं के अंदर पहले इंप्लीमेंट करना शुरू किए। लेट अस सी व्हाट हैपेंड इन बैंगलोर इन अर्ली ईयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। तो स्टार्ट करते धीरे। एन ऑक्शन ऑफ बुर्डवान इन 1797 देयर वाज एन ऑक्शन ऑफ बुर्दवान, प्रेजेंट डे बर्धमान, ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे वेस्ट बंगाल का, ठीक है। तो उसका ऑक्शन चलता है। इट वाज अ बिग पब्लिक इवेंट, बहुत लोग जमा हो गए थे। अ नंबर ऑफ महल्स held by the Raja of Burdwan were being sold. The permanent settlement had come into the operation in 1793. एक बार परमानेंट सेटलमेंट समझ लेते हैं। देखिए परमानेंट सेटलमेंट आपको जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे सब बताते जाऊंगा। यहाँ पे समझिए कोई लैंड है, लैंड का जो ओनर था, अब ये गवर्नमेंट है, एक गवर्नमेंट कौन है हमारी यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी। और आप लोग को बता दूं ये जो रिवेन्यू राइट्स हैं, ये जो रिवेन्यू राइट्स ये कहाँ से आए थे, बैटल ऑफ बक्सर से। बैटल ऑफ बक्सर से वो लोग ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के रिवेन्यू राइट्स ले लिए थे कि वहां पे पूरा रिवेन्यू ईआईसी, ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्ट करेगी, ठीक है। तो आप लोग को बैटल ऑफ बक्सर याद होगा। और बंगाल को लोग ने जीता था बैटल ऑफ प्लासी के थ्रू, ठीक है, प्लासी अलग है, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ। सो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट क्या थी, ये लोग से देखो लोगों से कनेक्ट नहीं था, तो क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि दिक्कत क्या है, तो गवर्नमेंट को बहुत दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक जमींदार बीच में डाल दिया। सो जमींदार देखेगा ये सब, ये दोनों के बीच का मैनेजर एक्चुअली जो क्या करता है, समझिए उसने कुछ टैक्स मारा है 11%, जो भी रहेगा इसका 10 पार्ट, जो 10/11 पार्ट जाता था गवर्नमेंट को, 1/11 इसका एक पार्ट जाता था जमींदार को। तो इस तरह से ये लोग सेट करते थे। तो गवर्नमेंट को क्या था कि एक पैसा मिलने वाला एक सोर्स हो गया था, और लोगों को क्या था कि उनका लोकल कोई है जो उनकी बात सुनेगा और ये सब रहेगा। अब जमींदार जो यहाँ पे था, अब ये जमींदार मर गया तो अगला किसको जाएगा ये जमीन, अगला जमींदार के बेटे को ही रहेगा, ठीक है। तो हेरेडिटरी था ये ट्रांसफर, इसलिए ये परमानेंट सेटलमेंट था। तो सबको फायदा होता, नुकसान सिर्फ जो पीजेंट्स थे उनका हो रहा था, क्योंकि उनको दबा के पैसा देना था सबको। अब आगे बढ़ते हैं। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड फिक्स द रेवेन्यू दैट ईच जमींदार हैड टू पे, ठीक है। तो रेवेन्यू फिक्स कर दी थी। द स्टेट्स हु फेल्ड टू पे वेयर टू बी ऑक्शन टू रिकवर द रेवेन्यू। तो गवर्नमेंट क्या करती थी, या तो उसे किसी और जमींदार को दे देती थी, जैसे हमने ये सिस्टम बताया यहाँ पे, किसी और अगर ये फेल हो गया, नहीं दिया महीने के महीने, तो क्या करती थी, या तो उसे हटा देंगी या तो उसका ऑक्शन कर देते थे, बेच देते थे। और ये भी मतलब यहाँ पे कि कितने की बोली लगी भाई, कितने में कोई लेगा, तो वो एक्चुअली राइट देते थे, पूरी जमीन नहीं बेचते थे कि जो जमींदारी की राइट है वो किसको जाएगी। Since the Raja had accumulated huge areas मतलब उधारी, his states had been put up for auction. तो कौन खरीदेगा, पूरा राजा का वो सब जो इतना उधार लेके बैठा था। Numerous purchasers came to the auction
एंड द स्टेट्स वर सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर, तो जो हाईएस्ट जैसे बोली लगाया उसको दे दिया. बट द कलेक्टर सून डिस्कवर्ड अ स्ट्रेंज ट्विस्ट टू द टेल. कैसा ट्विस्ट? मेनी ऑफ द परचेजर्स टर्न्ड आउट टू बी सर्वेंट्स एंड एजेंट्स ऑफ द राजा. तो राजा ही घुमा के पैसा देके खरीद रहा था अपने स्टेट को. Who had bought the lands on behalf of their master. तो ओम जय जगदीश जैसा सीन हो गया कि जगदीश के बिहाफ पे बोली लग रही थी. Over 95% of the sale at the auction was fictitious, मतलब ये धांधली थी. The Raja's estate had been publicly sold, but he remained in the control of his जमींदारी. तो क्या था, भले बेच दिया लेकिन वो जमींदारी पे अभी भी कंट्रोल कौन था? भले थे कि ये राजा था, राजा अब ये नहीं, अब जमींदार लोग खरीद लिए थे, ये जमींदार लोग उसके ओनर हो गए थे. ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली यही था राजा. Why had the Raja failed to pay the revenue? Who were the purchasers at the auction? What does the story tell us about what was happening in the rural areas of Eastern India at that time? तो ये सब जो रहेगा ये 1.2 में एक्सप्लेन किया जाएगा. ठीक है गाइस, तो ये वाला जो हम पार्ट कवर करेंगे वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तो अगर आपको ये हमारी कोशिश अच्छी लग रही है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब चारों चीज कर दीजिए गाइस, ताकि हम इसी तरह के वीडियोस के साथ हमेशा प्रेजेंट रहे आपके सामने. तो गाइस इसी आशा के साथ कि आप अपना सपोर्ट दिखाएंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड.